नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनकोट में। कल जब आप डिनर करके सोने का सोच रहे थे, तब हमारे देश के उपराष्ट्रपति चिट्ठी लिख रहे थे और वो कोई मामूली चिट्ठी नहीं, वो इस्तीफे की चिट्ठी थी और वो भी उस आर्टिकल का उपयोग करके जिसे कोई बदल ना सके। हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हरीश श्रावस्ती सर हैं। सर, ये पूरा मामला एकाएक अचानक से रात में हुआ और जिस तरह से सामने आया, चाहे बीजेपी खेमे के लोग हों, चाहे कांग्रेस खेमे के लोग हों, चाहे आम नागरिक हों जो कि लेट नाइट सोते हैं, सब यही सोच रहे हैं कि अचानक आखिर क्या हुआ कि दिन में जो व्यक्ति पूरा संसद भवन को संभाल रहा है, लोगों को कह रहा है कि हम इस पे भी चर्चा करेंगे, इस पे भी बात होगी हमारी, और ऑल ऑफ सडन अचानक से इस्तीफा आता है। तो क्या है पूरा मामला, थोड़ा इसको विस्तार से अब बताइए और फिर हम आगे इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, मामला ये था, जब कल सदन की कार्रवाई शुरू भी हुई तब एक दो जगह से हल्के से इंडिकेशन मिले कि जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं लग रही थी। वो जब कुर्सी पर बैठे भी थे तो वहाँ से भी सेंटेंसेस के बीच में वो खांसी जो है वो नज़र आ रही थी। तो ये, लेकिन वो कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो लगातार बदल रहा है, तो सामान्य भी हो सकता है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये था कि उन्होंने बीमारी बताया कि मेरा स्वास्थ्य अब मेरा साथ नहीं दे रहा है और इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। सवाल और सारी जो चीज़ें हैं वो यहीं घूम रही है कि अचानक से 74 साल का एक व्यक्ति जो तकरीबन 11 दिन पहले ये बोलता है कि अगर भगवान ने चाहा और भगवान ने ही नहीं हटाया तो 2027 से पहले वो नहीं हटेंगे, उनका कार्यकाल 2027 में पूरा होगा। जी। तो अचानक ऐसा भगवान कौन आ गया जिसकी वजह से उन्हें हटना पड़ा, और क्या भगवान ने कोई बीमारी भेज दी जिसकी वजह से वो हटे? यही तो एक बड़ा सवाल है सर कि जो व्यक्ति आपका एक नोटम जारी होता है, जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनका पहले से पता होता है कि ये शेड्यूल्ड है, ये प्लान। हाँ। 21 तारीख को आपका जारी होता है कि 23 तारीख को आपकी ये प्लानिंग है। नेक्स्ट डे आप आकर के पूरे दिन काम कर रहे हो और पूरी अच्छे से लोगों से आप अच्छे से चर्चा कर रहे हो, जैसे संसद भवन में कार्रवाई होती है उस पर बात कर रहे हो, एंड ऑल ऑफ सडन आप ट्वीट करते हो, उसमें अपनी चिट्ठी पोस्ट करते हो और ये जानकारी देते हो कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, वो भी स्वास्थ्य का हवाला दे करके। तो अगर स्वास्थ्य का हवाला दे करके ये इस्तीफा सच में दिया गया है तो ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ जो है कि संसद भवन की कार्रवाई होनी है और इस बार बीजेपी कई सारे बिल्स पास करना चाहते हैं और वो चेयरमैन भी हैं हमारे। तो ये सारा चीज़ मालूम होने के बाद भी ये प्री प्लान भी हो सकता था। अगर करना है तो आप बता करके 10 दिन बाद या फिर इस सत्र के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। ऑल ऑफ सडन पूरे दिन काम करने के बाद रात में आकर के अचानक से इस्तीफा दे, मतलब मुझे जहाँ तक मैं जितना अपने भारतीय राजनीति को पता है, शायद ये बहुत ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मोमेंट है कि जब ऑल ऑफ सडन हमारे उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। तो इसलिए ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? क्या उन पे दबाव बनाया गया? क्या उन्हें किसी ने बोला कि नहीं आप इस्तीफा दे दीजिए, या फिर उन्हें व्यक्तिगत रूप से किसी बात का इतना बुरा लगा कि वो इस पद को त्यागना ही उचित समझे? नहीं, देखिए, जो आपने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है ये उपराष्ट्रपति का, तो हाँ, बिल्कुल। हमारा संविधान जब से बना, जब से लागू हुआ, तब से जिस आर्टिकल के तहत उन्होंने जगदीप धनखड़ साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया, वो आर्टिकल है 67A। इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके 2 ही बार इस्तीफ़ा हुआ है। एक अभी जो जगदीप धनखड़ ने दिया, इससे पहले 1969 में 1969 में वीवी गिरी ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन तब वीवी गिरी का इस्तीफ़ा जो था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे, वो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। जगदीप धनखड़ ने इस बार जो है वो जो इस्तीफ़ा दिया, वो बताया कि मेरा स्वास्थ्य अब मेरा साथ नहीं दे रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी वो बहुत, ऐसा तो नहीं है कि बहुत फिट थे। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी भी जो है लगभग उन्हीं की उम्र के हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की फ़िटनेस को यदि आप जगदीप धनखड़ की फ़िटनेस से कंपेयर करेंगे तो आपको ये साफ नज़र आएगा कि मोदी जो है वो धनखड़ की फ़िटनेस से ज़्यादा फिट है। हमने ये तो देखा है। हाँ, ये सवाल ज़रूर है कि ऑल ऑफ सडन जो है इस्तीफ़े का फ़ैसला क्यों हुआ, तो इसका जवाब यहाँ भी हो सकता है। देखिए, बीजेपी में और भारत सरकार में जो कुछ होता है वो मोदी और अमित शाह के युग में
अनएक्सपेक्टेड ही होता है। आप कोई भी फैसला उठाकर देख लीजिए, जिस फैसले की कोई उम्मीद नहीं होती, जिस नाम की कोई उम्मीद नहीं होती, वही फैसले होते हैं, वही नाम लाइमलाइट्स में आते हैं। मास्टर स्ट्रोक तो वो एक इस तरीके का है। तो बीजेपी सरकार में जो कहा जाता है हाँ, कि मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल। तो ये संभावना हो सकती है कि जगदीप धनखड़ ने शायद इसमें सर एक हाँ। एक जो बड़ा रोचक चीज देखने के लिए है कि प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया और आम तौर पे जब भी कोई इस्तीफा दे रहा है या एक पद में बदलाव होता है या किसी को अपॉइंट करते हैं तो अक्सर ये होता है कि जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं बहुत ही अच्छे वे में वो ग्रीट करके या तो जब जाना होता है तो बोलते हैं या फिर आना होता है तो बोलते हैं। लेकिन इस बार जो ट्वीट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ट्वीट आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ट्वीट आया है, इसके वर्ड्स आप देखिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पहले कई सारे पद संभाले हैं और चेयरमैन का भी किया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बस इतना सिंपल क्लियर, ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ने के बाद कि बस एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस चीज़ से बहुत निराश है शायद कि ऑल ऑफ सडन क्यों नहीं। देखिए आनंद, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, स्पेकुलेशंस कुछ भी हो सकते हैं। अब एक व्यक्ति बता रहा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसके लिए ट्वीट में क्या ग्रीट किया जाए उसको, कि ये कहा जाए कि आपने पद छोड़ा, बहुत खुशी हुई, या आपने बहुत अच्छा काम किया, उसकी हमें खुशी है। मुझे लगता है कि एक सौम्य सभ्य भाषा जो होनी चाहिए थी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो ये बता रहा है कि मैं बीमार हूँ और अब मेरा शरीर जो कह रहा है कि मुझे आराम करना चाहिए, उसके लिए उस सौम्य भाषा का इस्तेमाल किया गया नरेंद्र मोदी के ट्वीट में भी। सवाल सिर्फ इतना ही उठा कि ये अचानक क्यों हुआ, तो मुझे लगता है कि शायद पहले से बात हुई होगी नरेंद्र मोदी के साथ या अमित शाह के साथ, और मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से ही एक इंडिकेशन मिला होगा कि आप सत्र शुरू होने दीजिए, सत्र की शुरुआत के बाद जो है फिर उसके बाद जो है आप इस्तीफा दीजिए। मुझे लगता है कि सब कुछ प्री प्लान रहा होगा। अचानक इसलिए लग रहा है क्योंकि किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, और ये साफ है पिछले 11 साल में वही फैसले होते रहे हैं जिनकी किसी को उम्मीद नहीं रही है। ना किसी जर्नलिस्ट को पता होता है कि क्या फैसला होगा, ना किसी दूसरे को पता होता है। इसमें यही तो प्रश्न आता है कि सत्र शुरू होने से पहले अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी आपको पता है, प्रधानमंत्री जी को पता है, गृह मंत्री जी को पता है और उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने वाले आप पहले पता है, सत्र शुरू होने के पहले दिन आप वो भी रात में इस्तीफा देते हैं, उसका कोई कारण नहीं समझ में आता ना। आपको पहले से एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, तो या तो आप पहले से इस्तीफा देंगे, आपकी जगह कोई और सभापति अपॉइंट हो जाएगा और कार्रवाई चलती रहेगी, या फिर आप खत्म होने के बाद करेंगे। मतलब इतनी भी हड़बड़ाहट तो नहीं हो सकती ना कि आप सत्र शुरू होते ही पहले दिन ही सेम डे नाइट में आप इस्तीफा दे रहे हो, तो अंडरस्टैंडिंग फिर नहीं लगता है कि ये अब बनते हुए नहीं आनंद, देखिए हो कुछ भी सकता है, अंदर खाने क्या हुआ ये कहा नहीं जा सकता। अब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो तमाम तरीके की बातें हो रही है। कहीं कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा ने जो है उनके काम में हस्तक्षेप की कोशिश की, इसलिए जो है ये हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमने पिछला सेशन देखा था, हमने देखा था कि खड़गे से उनकी जो है कितनी तीखी बहस हुई थी। हमने इसी सदन में देखा जब जया बच्चन के साथ उनकी बहस हुई। तो मुझे नहीं लगता कि जेपी नड्डा ने जो कुछ भी कहा कि आप दूसरे सांसद को जब वो कह रहे थे कि आप जो भी बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में नहीं जाता है, तो ये कहा जा रहा है कि वो तो सभापति का काम होता है कहना। देखिए वो मुझे लगता है कि वो आधिकारिक रूप से जेपी नड्डा भी नहीं कह रहे थे। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, जो जेपी नड्डा के या किसी सांसद के बोलने का वक्त है, उसमें जो वो सांसद जिसके बोलने का वो वक्त है वो कहता है वही ऑन रिकॉर्ड जाता है। उसके अलावा कोई भी बीच में टीका टिप्पणी होती है, विरोध किया जाता है, वो सब ऑन रिकॉर्ड नहीं जाता है। जेपी नड्डा सिर्फ यही बात बता रहे थे। इन सारी चीज़ों के बीच जो आप अभी कह रहे थे कि सभापति चुना जाता या कार्रवाई चलती रहती, देखिए कार्रवाई नहीं रुकेगी। जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, वो कार्रवाई को अब जो है चलाएंगे। ठीक है। अब बात सिर्फ इतनी है कि 60 दिन, 2 महीने का वक्त है, 60 दिन के अंदर अंदर हमें नया उपराष्ट्रपति चुनना होगा, सरकार को बनाना होगा। तो वो 60 दिन में अब बात यह है कि कौन सा नाम हो सकता है। तमाम तरीके के स्पेकुलेशंस हैं।
स्पेसिफिकेशन पे जब हम डिस्कशन करेंगे तो शुरुआत हम बिहार से करते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव सामने है और बहुत बहुत नीतीश कुमार का नाम उछाला गया। लेकिन अगर नीतीश कुमार को करना रहता तो इस्तीफा साथ में होता या कुछ दिन आगे पीछे होता, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार उसमें इस्तीफा देने के मूड में है या फिर ऐसा कुछ, तो बिल्कुल ही नहीं लगता। लेकिन क्या ये संभावना है कि उपराष्ट्रपति कहीं बिहार से हो गया? सामने विधानसभा चुनाव है और बहुत मेजर है, 243 सीट्स हैं एंड आपको पता है कि जो हिंदी भाषी राज्यों में पकड़ बीजेपी कभी भी नहीं लूज करना चाहती, वो चाहती कि वो स्ट्रांग रखे। 40 लोकसभा सीट भी है, तो आपको क्या लगता है कि अगला उपराष्ट्रपति बिहार से होगा? और नीतीश कुमार को लेकर के जो स्पेकुलेशन चल रहे हैं उसको लेकर नहीं, देखिए नीतीश कुमार का स्पेकुलेशन तो मैं इसलिए खारिज कर देता हूँ या ख़त्म कर देता हूँ। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके पास पूरा प्रदेश है, पूरी पावर है, उसको उपराष्ट्रपति बन के क्या मिलने वाला है? कोई पावर मिलेगी नहीं, ना वो ऑरा मिलेगा जो एक मुख्यमंत्री का होता है। ये तो हमने संविधान में देखा ही है ना। हम यदि राष्ट्रपति का पद होता तो एक बार को फिर भी सोचा जा सकता था कि नीतीश कुमार शायद जो है राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति मुझे लगता नहीं नीतीश कुमार ये खुद ऐसा करना चाहते हैं और एनडीए बीजेपी भी ऐसा करना चाहती है, इसकी भी संभावना नहीं है। जो आपने दूसरी बात बताई कि क्या बिहार से उपराष्ट्रपति हो सकता है, देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर वही भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग में हमेशा वो होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। तो बिहार से भी चेहरा हो सकता है और देश के किसी भी हिस्से से चेहरा हो सकता है। अगर बिहार से वो चेहरा होता है तो मुझे ऐसा कोई बड़ा नाम नज़र नहीं आता जिसको जो है बिहार से चुनकर, बिहार से उठाकर जो है उपराष्ट्रपति बनाया जाए। ठीक है, कोई आपकी समझ में कोई ऐसा 3 नाम जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में हो सकता है कि नहीं, इन तीनों को लेकर के मुझे लगता है कि शायद इन तीनों में से कोई व्यक्ति हो सकता है? कोई भी 3 नाम आपको ऐसा लगता हो या फिर आप गेस करना चाहते हो? नहीं, देखिए मुझे ऐसा कोई नाम क्लियर है नहीं जिसको उपराष्ट्रपति बनाया जाए। बीजेपी ने देखिए इससे पहले वेंकैया नायडू जो है वो उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद जो है जगदीप धनखड़ को बनाया गया था। तो मुझे लगता है बीजेपी थोड़ा सा ये ध्यान रखेगी कि कास्ट जो है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, किस तरीके से देखा जाए। जैसे जगदीप धनखड़ साहब जो हैं वो जाट थे, तो मुझे लगता है कि बिहार चुनाव, जैसा आप कह रहे हैं बिहार चुनाव करीब है, तो हो सकता है जो यादव वोट बैंक है उस वोट बैंक को साधने के लिए शायद कोई ऐसा नाम जो है उठा लिया जाए जो उपराष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन किसी नाम पर अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 60 दिन का वक्त है और बीजेपी बहुत जल्दबाजी करेगी भी नहीं उपराष्ट्रपति चुनने में। फिर भी अगर किसी का नाम मुझे चुनना होगा तो 2 नाम जो है मैं बता सकता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि शायद आनंदीबेन पटेल जो अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं उनका नाम शायद हो सकता है, या हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनका नाम हो सकता है। होने को कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ मैंने अपना एक गैस किया है, क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ और ये बाकी सभी भी जानते हैं, जो नाम होगा वो ऐसा होगा जिसकी मीडिया में चर्चा तक नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सवाल है कि आखिर हुआ क्या, किसने क्या किया और किस कारण से उपराष्ट्रपति ने अचानक से इस्तीफा दिया, ये समय के साथ ही साथ हमें पता चले। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हूं आनंद, मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट हरीश रावत। आप देख रहे थे अनकोट।